भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत राष्ट्रीय महामंत्री स्वर्गीय प्रमोद महाजन असाधारण प्रतिभा के धनी थे। प्रमोद जी उन राजकीय नेताओं में से थे जिनके ओजस्वी वक्तृत्व ने लक्षावधि श्रोताओं को सम्मोहित किया है। प्रमोद जी का नेतृत्व उनके वक्तृत्व के कारण और भी निखर आया था। अपने वाणी के बलबूते प्रमोद जी ने कईयों के दिल जीते, हजारों की जनसभाओं में प्राण फूंके, कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया और विद्वानों की चर्चा में नई जान डाली। स्वर्गीय प्रमोद जी के वक्तृत्व को न भाषा का बंधन था, न प्रसंग विशेष की सीमा थी। उन्होंने जनसभाएं भी जीती और संसद के सदनों में भी अपनी वाग्गंगा का चमत्कार दिखाया। पूर्व तैयारी के बिना प्रमोद जी ने कभी भाषण नहीं किए। भाषण की कला उनके लिए एक साधना थी। वक्तृत्व कला का भी अपना एक विज्ञान है। स्वाधीन भारत के अत्यंत सफल वक्ताओं में से एक स्वर्गीय प्रमोद महाजन अंत तक इस विज्ञान के छात्र रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी में बचपन से हूं और उसके विचारों के आधार पर हूं। संघ के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में प्रमोद जी की निष्ठा और लगन ने उनकी ख्याति को अंबेजोगाई से बाहर राज्य स्तर पर फैला दिया था। देश में आपातकाल की घोषणा हुई तो सभी विपक्षी नेताओं की भांति प्रमोद जी को भी बंदी बना लिया गया। वर्ष 1975 से वर्ष 1977 तक लगभग 2 वर्ष प्रमोद जी ने नासिक के कारागार में बिताए। कारागार से बाहर आने के बाद उनके गुणवान व्यक्तित्व से प्रभावित होकर जनसंघ की राज्य इकाई के तत्कालीन संगठन महामंत्री श्री वसंतराव भागवत ने वर्ष 1978 में उन्हें मुंबई बुला लिया। वर्ष 1974 में नौकरी से त्यागपत्र देकर वे तत्कालीन जनसंघ के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! ये निर्णय प्रमोद जी के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने जन्म दिया भारतीय राजनीति के एक अत्यंत प्रखर और ऊर्जावान व्यक्तित्व को। उनकी संगठन क्षमता और प्रभावशाली व्यक्तित्व का ही परिणाम और प्रमाण है कि उनके प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गठबंधन अस्तित्व में आया, जो आज भी उतना ही सबल, उतना ही दृढ़ बना हुआ है। वर्ष 1986 में प्रमोद जी भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर आसीन रहे और उनके नेतृत्व में भाजपा की यह युवा शाखा उत्तरोत्तर सुदृढ़ होती गई। वर्ष 1986 के जुलाई माह में पहली बार वे राज्यसभा में पहुंचे। वस्तुतः 1980 का दशक उनके राजनैतिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ, जब वे लगातार उन्नति की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इस दशक ने अंबेजोगाई जैसे छोटे से कस्बे से निकलकर आए एक मध्यम वर्गीय युवक को राष्ट्रीय स्तर के अग्रणी और अनुभवी भाजपा नेताओं की आंखों का तारा बना दिया। वर्ष 1996 के लोकसभा चुनावों में उत्तर पूर्व मुंबई सीट से चुनकर वे पहली बार लोकसभा में पहुंचे और कुछ समय के लिए केंद्र का रक्षा मंत्री पद संभाला। वर्ष 1998 के मध्यवर्ती चुनावों के बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। ये प्रमोद जी पर उनका अटूट विश्वास ही था कि उन्होंने प्रमोद जी को अपना राजनीतिक सलाहकार नियुक्त कर लिया और फिर उसी वर्ष प्रमोद जी तीसरी बार राज्यसभा में पहुंचे। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व सदैव ही प्रमोद जी के परिश्रम, त्याग और समर्पण से अत्यंत प्रभावित रहा। राज्यसभा के इस तीसरे कार्यकाल में प्रमोद जी ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री,
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और दूरसंचार मंत्री के पदों पर कार्य किया। मुझे अगर कोई कहे एक वाक्य में प्रमोद तुम क्या करना चाहते हो, मैं ये भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत राष्ट्रीय महामंत्री स्वर्गीय प्रमोद महाजन असाधारण प्रतिभा के धनी थे। प्रमोद जी उन राजकीय नेताओं में से थे जिनके ओजस्वी वक्तृत्व ने लक्षावधि श्रोताओं को सम्मोहित किया है। प्रमोद जी का नेतृत्व उनके वक्तृत्व के कारण और भी निखर आया था। अपने वाणी के बलबूते प्रमोद जी ने कईयों के दिल जीते, हजारों की जनसभाओं में प्राण फूंके, कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया और विद्वानों की चर्चा में नई जान डाली। स्वर्गीय प्रमोद जी के वक्तृत्व को न भाषा का बंधन था, न प्रसंग विशेष की सीमा थी। उन्होंने जनसभाएं भी जीती और संसद के सदनों में भी अपनी वाग्गंगा का चमत्कार दिखाया। पूर्व तैयारी के बिना प्रमोद जी ने कभी भाषण नहीं किए। भाषण की कला उनके लिए एक साधना थी। वक्तृत्व कला का भी अपना एक विज्ञान है। स्वाधीन भारत के अत्यंत सफल वक्ताओं में से एक स्वर्गीय प्रमोद महाजन अंत तक इस विज्ञान के छात्र रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी में बचपन से हूं और उसके विचारों के आधार पर हूं। संघ के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में प्रमोद जी की निष्ठा और लगन ने उनकी ख्याति को अंबेजोगाई से बाहर राज्य स्तर पर फैला दिया था। देश में आपातकाल की घोषणा हुई तो सभी विपक्षी नेताओं की भांति प्रमोद जी को भी बंदी बना लिया गया। वर्ष 1975 से वर्ष 1977 तक लगभग 2 वर्ष प्रमोद जी ने नासिक के कारागार में बिताए। कारागार से बाहर आने के बाद उनके गुणवान व्यक्तित्व से प्रभावित होकर जनसंघ की राज्य इकाई के तत्कालीन संगठन महामंत्री श्री वसंतराव भागवत ने वर्ष 1978 में उन्हें मुंबई बुला लिया। वर्ष 1974 में नौकरी से त्यागपत्र देकर वे तत्कालीन जनसंघ के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये निर्णय प्रमोद जी के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने जन्म दिया भारतीय राजनीति के एक अत्यंत प्रखर और ऊर्जावान व्यक्तित्व को। उनकी संगठन क्षमता और प्रभावशाली व्यक्तित्व का ही परिणाम और प्रमाण है कि उनके प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गठबंधन अस्तित्व में आया, जो आज भी उतना ही सबल, उतना ही दृढ़ बना हुआ है। वर्ष 1986 में प्रमोद जी भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर आसीन रहे और उनके नेतृत्व में भाजपा की यह युवा शाखा उत्तरोत्तर सुदृढ़ होती गई। वर्ष 1986 के जुलाई माह में पहली बार वे राज्यसभा में पहुंचे। वस्तुतः 1980 का दशक उनके राजनैतिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ, जब वे लगातार उन्नति की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इस दशक ने अंबेजोगाई जैसे छोटे से कस्बे से निकलकर आए एक मध्यम वर्गीय युवक को राष्ट्रीय स्तर के अग्रणी और अनुभवी भाजपा नेताओं की आंखों का तारा बना दिया। वर्ष 1996 के लोकसभा चुनावों में उत्तर पूर्व मुंबई सीट से चुनकर वे पहली बार लोकसभा में पहुंचे और कुछ समय के लिए केंद्र का रक्षा मंत्री पद संभाला। वर्ष 1998 के मध्यवर्ती चुनावों के बाद
श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। ये प्रमोद जी पर उनका अटूट विश्वास ही था कि उन्होंने प्रमोद जी को अपना राजनीतिक सलाहकार नियुक्त कर लिया और फिर उसी वर्ष प्रमोद जी तीसरी बार राज्यसभा में पहुंचे। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व सदैव ही प्रमोद जी के परिश्रम, त्याग और समर्पण से अत्यंत प्रभावित रहा। राज्यसभा के इस तीसरे कार्यकाल में प्रमोद जी ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और दूरसंचार मंत्री के पदों पर कार्य किया। मुझे अगर कोई कहे एक वाक्य में प्रमोद तुम क्या करना चाहते हो, मैं ये चाहता हूं कि यहां जो आया है घर में सोया है, सबके घर में विकास की लक्ष्मी आए, ये मेरी इच्छा है। अब सबके घर में विकास की लक्ष्मी आए, ये मेरी इच्छा है। और थोड़ा सोचो, लक्ष्मी कैसी आती है? क्या कभी आपने सुना लक्ष्मी हाथ के पंजे पर बैठकर आई? क्या कभी आपने सुना लक्ष्मी हाथी पर डोलते आई? क्या कभी आपने सुना लक्ष्मी तेजी से साइकिल चलाते आई? क्या कभी आपने सुना लक्ष्मी लालटेन हिलाते आई? न हाथ पर आती है, न हाथी पर, न साइकिल चलाती है, न लालटेन हिलाती है। लक्ष्मी जब भी आती है कमल के फूल। भाजपा के प्रति उनके त्याग और समर्पण ने उन्हें पार्टी के भीतर सम्मानजनक ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वहीं मधुर और मित्रतापूर्ण व्यवहार के बल पर वे विरोधी दलों के नेताओं के भी चहेते बने रहे। रामायण में प्रसंग है कि राम और लक्ष्मण जब वनवास से वापस आ गए, अयोध्या में उनका स्वागत हो रहा था, राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी। बीच में परशुराम जी टपक पड़े। उनकी समझ में आया थोड़ी देर में राम और लक्ष्मण का अवतार हो चुका है। अडवाणी जी और प्रमोद जी, मैं परशुराम की तरह से अपने को अब राज्याभिषेक के प्रसंग से अलग कर लेता हूं। अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन काम करूंगा, संघर्ष में साथ दूंगा। लेकिन अब सत्ता की राजनीति नहीं करूंगा। सत्ता की राजनीति करने के लिए राम और लक्ष्मण हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे पास मौजूद हैं। मैं समझता हूं इससे अधिक और आज का भाषण करने की जरूरत नहीं है।